करवा चौथ पे गरीब जेठानी को अमीर देवरानी ने दिया धोखा। माँ, एक बार मुझे अंदर तो आने दो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। तूने आज मेरे पूरे विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं तुझे। माँ प्लीज, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। बेला बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। माँ, अगर आज मैं ये कदम ना उठाता तो बेला की शादी किसी और से हो जाती और फिर आपका बेटा जीते जी मर जाता। क्या आपको ये अच्छा लगता? राकेश की बात सुनकर रश्मि बिल्कुल चुप हो जाती है। माँ, पसंद की शादी करना गलत नहीं है, प्लीज आप हमें एक मौका तो दो। ठीक है, अब तू ज्यादा मत बोल। सिर्फ तेरे खातिर मैं इस गरीब घर की लड़की को अपने घर में आने का एक मौका दे रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुझसे मुझे कोई भी शिकायत लगी तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा अपने बेटे से तुझे अलग करने में। बेला ने अपनी सास की बात पर बस गर्दन हिला दी और फिर वो अपने ससुराल में आ गई। अब उसे अपने ससुराल आए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। बेला अपने ससुराल में सभी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से निभा रही थी। माँ जी, मैंने कपड़े धोने, खाना बनाने और सफाई करने से लेकर सारे काम कर दिए हैं। और कोई काम हो तो? अभी तो काम ही काम है। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि काम खत्म हो गए? जा जाकर बाहर से सारी फालतू घास को काट और हाँ, उसके बाद गार्डन से सभी पत्तों को साफ करके पौधों को पानी भी दे देना। बेचारी बेला ने चुपचाप अपनी सास की सभी बातों पर गर्दन हिला दी और भूखी प्यासी वो सारा दिन बस कामों में ही लगी रही। रश्मि इसी तरह से बेला के ऊपर अत्याचार कर रही थी। दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे और फिर एक दिन अचानक ही रश्मि ने अपने छोटे बेटे की भी शादी करने का फैसला किया और एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की से उसका रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ समय बाद कैलाश की मलिका नाम की लड़की से शादी भी हो गई। मलिका अमीर घराने की एक घमंडी लड़की थी जो अपनी सास की एक बात पर भी अमल नहीं करती थी। अरे मलिका बेटा, मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है, जरा थोड़ा सा तेल लगा दे। ओह गॉश, मैं क्या आपको नौकरानी नजर आ रही हूं जो मैं ऐसे वाहियात काम करूंगी? आपको तेल मालिश करवानी है तो किसी और से करवा लीजिए। मैंने अभी अभी ही अपने नेल आर्ट करवाए हैं, ये खराब हो जाएंगे। मलिका ऐसे एटीट्यूड दिखाती हुई चली गई, लेकिन पीछे से बेला आकर अपनी सास के सर में तेल की मालिश करने लगी। अरे ये कौन? सासू माँ, आपको कोई भी काम हो आप मुझसे बेधड़क कहा कीजिए, आपकी ये बहू हमेशा आपके लिए हाजिर है। ऐसे बोलकर बेला रश्मि के सर में मालिश करने लगी। रश्मि को अब अपनी दोनों बहुओं के बीच अंतर महसूस हो रहा था और वो मन ही मन खुश थी। उसका बड़ा बेटा उसके लिए एक आदर्श बहू लेकर आया था। वैसे एक बात बोलूं बेला, तू लाख अमीर घर की बेटियों से अच्छी है। मुझे खुशी है कि मुझे तुझ जैसी साफ दिल की बहू मिली। ऐसे बोलकर रश्मि मुस्कुराने लगी। बेला के मुंह पर भी हल्की हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन रश्मि ने बेला को भी अपना लिया था। एक तरफ बेला को एक खुशी मिल गई थी तो दूसरी तरफ उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। अरे बेला बेटा, आज जरा अच्छा सा खाना बनाना। आज राकेश और कैलाश दोनों ही घर वापस आ रहे हैं। सच माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेला ने अपने पति के शहर से लौटने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाए। कुछ देर बाद दोनों ही भाई काम से अपने घर लौट आए। दोनों ही बीवियों ने अपने अपने पति का स्वागत किया। शादी के बाद मलिका ने राकेश को पहली बार देखा था। राकेश दिखने में काफी हैंडसम था, जिसकी वजह से मलिका उसे देखते ही उसके ऊपर लट्टू हो गई। वाह, ये तो बहुत ज्यादा हॉट है, इसे तो मेरे जैसी ही लड़की के साथ होना चाहिए। अरे मलिका, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। मलिका मन ही मन राकेश को फंसाने के प्लान बनाने लगी। जैसे खाना खाते वक्त वो राकेश का बहुत ख्याल रख रही थी और जब राकेश बाथरूम में भी गया तो पीछे पीछे वो भी चली गई। अरे मलिका, तुम? हाँ राकेश जी। मलिका ने जानबूझकर फिसलने का नाटक किया। राकेश ने उसे संभाल लिया। आराम से। थैंक यू हैंडसम। ये तुम क्या? ओह कम ऑन, अब तुम इतने इनोसेंट मत बनो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ राकेश, प्लीज तुम मेरे हो जाओ, उस भिखारिन को छोड़ दो। ये नामुमकिन है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। राकेश ने मलिका को बहुत बार मना किया, लेकिन
मेरे साथ रहोगे तो हम दुनिया की सैर करेंगे। तुम्हारे पास अपना अलग एक बंगला होगा, बिजनेस होगा और एक खूबसूरत अमीर बीवी। बोलो, मंजूर है? राकेश के मन में मलिका की बातें सुनकर लालच जाग गया और पैसे के लिए उसने मलिका के साथ अफेयर शुरू कर दिया। वो दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से बातें करते थे और मौका मिलने पर एक दूसरे से मिला भी करते थे। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और अब करवा चौथ का शुभ मौका आ चुका था। बेला और मलिका दोनों ने व्रत रखा था, लेकिन मलिका ने कैलाश के लिए नहीं बल्कि राकेश के लिए व्रत रखा था। आज का व्रत तो मैं राकेश के हाथों से ही खोलूंगी। मलिका सारा दिन बस इन्हीं ख्यालों में गुम थी और आखिरकार रात भी हो गई। सभी 8 बजे पूजा करने वाले थे, लेकिन मलिका को अकेले व्रत खोलना था, इसीलिए वो 7 बजे ही छत पर राकेश के साथ चली गई और उसके हाथों अपना व्रत खुलवाने लगी। मैंने सारा दिन ये भूख प्यास बस तुम्हारे लिए बर्दाश्त की है। अभी मलिका और राकेश एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से बेला ऊपर आ गई और अपने पति के हाथों से अपनी देवरानी को व्रत खुलवाते देख उसके हाथों से पूरी पूजा की थाल गिर पड़ी और वो जोर से चिल्लाई, राकेश जी! उसकी चीख सुनकर मानो मलिका और राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और घर वाले भी घबरा कर छत पर आ गए। बहू, बात क्या है? माँ, अब मैं क्या ही बोलूं? सभी बेला के आंसू और राकेश और मलिका को साथ देख सब कुछ समझ गए। बेला के आंसू देख राकेश को भी उसकी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो आज भी बेला से ही प्यार करता था। मुझे माफ कर दो बेला, मैं भटक गया था। मलिका ने मुझे पैसों के लालच में ले लिया था। प्लीज तुम चुप कीजिए आप। आज आपने मेरा पूरा विश्वास तोड़ दिया राकेश जी। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। बेला, तुम मुझे मारना चाहती हो तो मारो मुझे। राकेश बेला के हाथों से खुद को मारने लगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने राकेश को माफ करके एक और मौका दे दिया। आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपको मारूंगी? ऐसे बोलकर बेला राकेश के गले लग गई, लेकिन मलिका अब अपने पति को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। मुझे भी माफ। बस चुप करो तुम। प्लीज कैलाश जी, मेरी एक बार तो बात सुन लीजिए। मलिका ने भी रो रो कर माफी मांगी। कैलाश उसे माफ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की खातिर उसने उसे माफ कर दिया। ठीक है मलिका, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुमसे अब मैं कभी वफा की सच्ची उम्मीद नहीं कर सकूंगा। मलिका रोने लगी। उसे भी उसकी गलती महसूस हो रही थी। सब कुछ देखकर रश्मि बोली, आज जो भी कुछ इस घर में हुआ है उसे देखकर मैं तुम सभी को एक साथ नहीं रहने दूंगी। राकेश, तू बड़ा है तो तू यहीं मेरे साथ रहेगा और कैलाश तू मलिका के साथ कल ही हमारी दूसरी बिल्डिंग में चले जाना। यही हमारे लिए सही रहेगा। कैलाश ने भी हाँ में ही गर्दन हिला दी। फिर क्या था, सभी ने एक साथ करवा चौथ मनाया और फिर कैलाश अपने परिवार से अलग हो गया और दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे। अवंतिका, रश्मि, नीतू तीनों अपने छोटे भाई जतन से बहुत प्यार करती थी। अब उनकी शादी हो चुकी थी, तो एक दिन तीनों मायके से आकर अपने भाई से कहती हैं, जतन, तेरी तीनों बहनें तो सेटल हो चुकी, तू कब तक अकेला घर में रहेगा? अकेले कपड़े धोएगा, खाना बनाएगा। देख, हमें तेरी चिंता होती है, अब तू शादी कर ले। हाँ भाई, शादी कर ले, तेरे लिए भी आसान हो जाएगा। हम लड़की देखना चालू कर रहे तेरे लिए। नहीं दीदी, ऐसा कुछ मत कीजिए। वो दरअसल मैं आपको कुछ बताने ही वाला था। मैं कटरीना से प्यार करता हूँ। वो है इंडियन ही, लेकिन पढ़ाई के लिए कनाडा चली गई थी, तो इस वजह से उसका बिहेवियर थोड़ा फॉरेन जैसा है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। भाई, अगर वो अंग्रेजन है तो तू जानता है अंग्रेजन की आदतें कैसी होती हैं, छोटे कपड़े पहनना, शराब पीना। अगर वो ये सब करेगी तो तेरा ख्याल कैसे रखेगी? अरे दीदी, आप ऐसा मत सोचिए, वो यहीं की है। हाँ, शॉर्ट ड्रेस पहनती है थोड़ा बहुत, लेकिन अपने आप ही संभल जाएगी और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, देख, तू हमारा इकलौता भाई है और तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए हम तेरी शादी कैटरीना से कर देंगे। फोटो तो दिखा। ये देखिए दीदी फोटो। अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है। लगी नहीं रहा कि भारतीय नागरिक भी है और कनाडा में रहने लग गई है। ठीक है, तू कैटरीना से हमें मिला, फिर हम शादी की डेट निकालते हैं। ठीक है दीदी।
फिर कुछ दिनों में ही जतिन अपनी अंग्रेजन गर्लफ्रेंड कैटरीना से तीनों बहनों को मिलाता है। बात करने के बाद ही एंगेजमेंट की सेरेमनी हो जाती है और कुछ दिनों में धूमधाम से शादी भी हो जाती है। लेकिन तीनों बहनें अंग्रेजन के बर्ताव से पूरे तरीके से अभी वाकिफ नहीं थी। क्या अंग्रेजन बहू अपने पति के साथ घर संभाल पाएगी? क्या उसके रिश्ते नंद के साथ ठीक बने रहेंगे? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां सास के ना होने पर तीनों नंद अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं। आइए भाभी, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुछ संभाल लेंगी और आप दोनों हमेशा खुश रहना। थैंक यू सो मच दीदी। वेल आई एम सो टायर्ड, आई वांट टू स्लीप। आप बुरा ना मानी तो आप थोड़ी और अच्छे कपड़े पहन सकती थी। अपने इकलौते भाई की शादी में मेरे फॉरेन से भी दोस्त आए थे, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। थोड़ी स्टाइलिश साड़ी पहन लेती आप तीनों। अब तीनों बिल्कुल गांव की गवार लग रही थी। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। वो क्या है ना भाभी, हमारे पति जितना कर सकते थे और हमें अपने भाई की शादी भी तो करनी थी, और इतनी भागदौड़ में हम इतना ठीक से तैयार भी नहीं हो पाए, इसीलिए ऐसा हो गया। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना। ठीक है भैया भाभी, आप सो जाइए। भैया आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अगर चाहिए हो तो बता देना, हम तीनों तो यहीं हैं। 2-3 दिन तक एक बार भाभी को ठीक से यहाँ का काम आ जाए, फिर हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, उनके जाने के बाद मैं अपने इस घर पर राज करूंगी। जतिन को अपनी उंगलियों पर नचाना कितना आसान होगा मेरे लिए। ना सास होगा, ना ससुर, ना नंद। कैटरीना, तुम क्या सोच रही हो? लेट्स गो। ये श्योर। फिर तीनों नंद अपने कमरे में और जतिन कैटरीना अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन तीनों नंद अंग्रेजन बहू को रसोई की जरूरी चीज बताने में और खाना पीना बनाने में मदद करती हैं। 3-4 दिन बीत जाते। अगर कैटरीना से कोई चूक हो जाती तो तीनों नंद प्यार से समझाती थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजन बहू उस बात को गलत तरीके से लेती थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। जतिन को मूंगफली बिल्कुल पसंद नहीं थी। कैटरीना सुपरमार्केट से उसे चॉकलेट लाकर एक बाइट खिलाती है। इतने में जतिन खांसने लगता है। दीदी पानी पानी पानी। हे भगवान कैटरीना, ये तुमने क्या खिला दिया? जतिन को इतनी खांसी हो रही है। मैंने तो बस उनको पीनट चॉकलेट खिलाया था। हे भगवान भाभी, आप पागल हैं क्या? आपको पता भी है जतिन को इससे एलर्जी है। हमने आज तक उसे कभी मूंगफली नहीं खिलाई, और आपको इतना तक नहीं पता उसके बारे में? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ अभी। तभी नीतू कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है, जहां डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक पिल्स देता है और जतिन कुछ घंटे में ठीक हो जाता है। भाई तू ठीक है ना? भाभी, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। जतिन हमारा इकलौता भाई है। ओके फाइन, मुझे बार बार इसी बात पर सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं था। पता नहीं आप तीनों इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है अब जतिन? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ अब। आप अपने ससुराल चले जाइए, फिक्र मत कीजिए। कैटरीना मेरा ख्याल रख लेगी। जीजू भी परेशान हो रहे होंगे। ठीक है। तीनों नंद अपने अपने ससुराल चली जाती हैं, जहां कैटरीना जतिन को अपने तरीके से रखती, कभी खाना बनाती तो कभी नहीं, और अंग्रेजन होने के कारण अपने दोस्तों के साथ कसीनो में जाकर सट्टा लगाती है, पैसे लगाती है और उससे काफी ज्यादा ब्लैक मनी को कमाती है। ये वो अब मैं 65 का नंबर लगाया है। अगर इस पर बॉल रुक गई तो ये सारे पैसे मेरे। OMG कैटरीना, तुम्हारा तो 65 नंबर निकल गया। अब ये मनी भी तुम्हारा हुआ। राइट बेबी। कुछ महीनों से कैटरीना जतिन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और घर में ढेर सारे पैसे ले आती है। ये देखकर जतिन एक दिन कहता है, कैटरीना, आजकल तुम बहुत पार्टीज में शॉर्ट ड्रेस पहनकर जा रही हो। घर पर भी मुझे खाना नहीं देती हो, न टाइम देती हो, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? ओह जतिन बेबी, डोंट वरी, ये सारे पैसे मैंने जीते हैं। आजकल कसीनो में मेरा लक ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। व्हाट? तुम जुआ खेल रही हो? दिस इज नॉट गुड कैटरीना। ये ब्लैक मनी होता है जिसका कभी फायदा नहीं होता। मत करो। ओह प्लीज, अब तुम मुझे सिखाओ मत। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। दिन गुजरते हैं। अचानक से तीनों नंद के घर में गरीबी छा जाती है। उनके पति का काम ठीक से नहीं होता तो वो अपनी अंग्रेजन अमीर भाभी से मदद मांगने आती हैं। भाभी, मुझे रणवीर जी के साथ एक नए बिजनेस का स्टार्ट करना है। उनका पुराना काम ठीक से नहीं चल रहा, तो थोड़े पैसे मिल जाएंगे मुझे, और दोनों दीदी को तीनों साथ में बिजनेस स्टार्ट करेंगे। व्हाट?
मैं अपने कीमती पैसे आप तीनों गरीब नंद को क्यों दूं? ये आपके पतियों को पहले सोचना चाहिए था, कहीं पैसे डूब ना जाएं और आप हमें वापस ना कर पाए। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती। चलिए कहीं और जाइए, और खबरदार ये बात आपने अपने भाई को बताई। अब खड़ी क्या है उल्टे पांव, जाइए। ठीक है भाभी। तीनों नंद परेशान होकर अपने घर लौट जाती हैं और अपनी ज्वेलरी बेचकर तीनों नंद पतियों की मदद करके उनका बिजनेस स्टार्ट करवाती हैं, जहां सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कैटरीना का कसिनो में ब्लैक मनी लगाकर खेलना बंद नहीं होता और एक दिन वह धीरे धीरे करके सारे पैसे हार जाती है। वहीं जतिन का काम भी ठप हो चुका था। अब उन पर खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक शाम जतिन कहता है, कैटरीना, आई एम सो हंग्री, मुझे खाना दो। मैंने कोई खाना नहीं बनाया है और घर में कुछ राशन भी नहीं है, जो था खत्म हो गया। मैंने ब्रेड जैम खा लिया, तुम अपना इंतजाम कर लो। क्या कैटरीना, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है ना? मेरा तो ख्याल ही नहीं है। कहाँ गए तुम्हारे पैसे? वो सारे पैसे मैं हार चुकी हूँ। यही होना था। तुम जो ब्लैक मनी वाला गेम खेल रही थी, उसका असर मेरे बिजनेस पर भी पड़ गया और मेरा काम भी डूब गया। आज खाने के लिए मैं खुद मोहताज हो गया हूँ। अब दीदी से ही मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी तो काम देखना होगा ना। जतिन अपनी बड़ी बहन अवंतिका को अपना बीता हाल बताता है। इतने में तीनों बहनें पैसे लेकर घर पहुंचती हैं। अरे दीदी, आप तीनों आ गए? मैंने तो बड़ी दीदी को ही कहा था। तुझे क्या लगता है कि तेरी एक आवाज पर एक ही दीदी आएगी? नहीं, तेरी तीनों बहनें हमेशा तेरे साथ हैं। और जो ये सब कुछ हुआ है, तूने समझाया नहीं भाभी को? समझाया था दी। कैटरीना, एक बात कहूं, हम जो भी गलत करते हैं ना, उसका भुगतान तो हमें करना पड़ता है। ऐसे ना सही तो दूसरे तरीके से सही। और जो तुमने ये सट्टा लगाया था, जुआ खेला था, ब्लैक मनी से इसका सारा हार जाना जतिन को भुगतना पड़ा। अपनी जॉब होकर अब तो तुम्हें समझ आया होगा ना कि कर्मा सब पर आता है। गलत चीज करोगी तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हराम का पैसा कभी बचता ही नहीं है। देखो आज क्या हाल बना लिया है। आई एम सॉरी दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने आप तीनों से जो बदतमीजी की थी उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, रात गई बात गई, बस फिर कभी मत करना। इस तरह कैटरीना को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह तीनों नंद के साथ खुशी खुशी रहती है। वहीं तीनों बहन अपने भाई के बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसे पैसे देती हैं और कुछ महीनों बाद जतिन को तरक्की हासिल होती है।